से स्टार्ट कर दें। पड़ेंगे भारत अफगानिस्तान, जितने पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, केवल चाइना बचा है इसका। आज छोटा सा है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। चाइना 2-3 दिन चलेगा। वैसे देखेंगे तो बात ये हमारा वर्तमान में पड़ोसी नहीं रह गया, क्योंकि इससे कोई भारत की सीमा नहीं कर सकता। लगभग 100 किलोमीटर की सीमा जो है 106 वो सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। और किससे लगी? पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन प्रैक्टिकल में इससे हमारी कोई सीमा इससे नहीं लगी। यूके अपना है तो इसके कब्जे में। हाँ, वही कह रहा है कि मैप में तो दर्शाया, लेकिन स्थिति जो है वहाँ पाकिस्तान का रूल चलता है सब कुछ। वहाँ शासन कौन करता है? कब्जा किसका? पाकिस्तान। तो वहाँ से हम कोई चीज़ जैसे व्यापार हुआ है, कुछ हो, जैसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते अपने मन मर्जी से, अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो। ये प्रश्न उठता है कि अफगानिस्तान जो है वो तो व्यवहार में इस समय प्रैक्टिकली भारत से कहीं सीमा नहीं लगती, लेकिन फिर भी इतना महत्वपूर्ण क्यों भारत के? क्योंकि पाकिस्तान जैसे म्यांमार पढ़ रहे थे, उसको पढ़ रहे थे कि वो ईस्ट के देशों के लिए जो आसियान देश से जाने का द्वार था, ऐसे वहाँ पे अफगानिस्तान मध्य एशिया के जो देश हैं, तुर्कमेनिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इधर जितने हुए देश, उज्बेकिस्तान हुए, और ये सब देश कैसे हैं? यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार है। इन देशों में पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार है, अब बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि भारत को पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमको एक वो चाहिए उनसे ना कि आदान प्रदान, और बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है। पाकिस्तान तो ठीक है, जब संबंध ठीक है तो आते जाते हैं, वो रोक नहीं सकता। लेकिन जब संबंध खराब होते हैं या कुछ होता है, पाकिस्तान कई बार ये करता है कि जो हम सहायता सामग्री भेजते हैं अफगानिस्तान, तो कहता है कि उस पर हमारी भी फोटो लगाएंगे, हमारा भी करेंगे, जो ट्रकों की जांच करता है, मतलब बेवजह व्यवधान उत्पन्न करता है अफगानिस्तान। इसलिए भारत सोचता है कि इसको कम से कम कुछ ना हो तो हम समुद्री मार्ग के तहत तो करें, समुद्री मार्ग के तहत अफगानिस्तान से हम करें आवागमन का साधन। लेकिन अब अफगानिस्तान कैसा है? लैंड लॉक देश है। अफगानिस्तान जो है जैसे नेपाल था, भूटान था, ये भी लैंड लॉक देश है, भूआबद्ध देश जिसको कहते हैं। तो भारत ईरान से करता है चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है कि अगर उनको पाकिस्तान भविष्य में रोक दिया, और ज़्यादातर चीज़ें जैसे बड़ी जहाजें हुई और बड़े यार वो कैसे जाते हैं? समुद्री मार्ग से। तो हम चाबहार बंदरगाह से कर के माध्यम से फिर अफगानिस्तान को सप्लाई कर लें और उससे आदान प्रदान करें। अफगानिस्तान में सूखे मेवे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पैदावार जो होती है, छुआरा वारा मिलता है सब ना, अफगानिस्तान में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और भारत अब इसका हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारत अफगानिस्तान का जो संबंध है वो सदियों से बहुत अच्छा रहा। आप लोग देखेंगे काबुल से संबंध जुड़ते हैं, पहले तो पाकिस्तान भी था, हमारी सीमा लगती थी, माना जाता था, लेकिन अब जो है अपने बीच में क्या जा रहा है? पाकिस्तान आ रहा है। तो काबुल से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। वहाँ की राजधानी क्या है? काबुल। और वहाँ से
आप लोग मुगल काल में भी पढ़ेंगे और प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे कि अफगानी योद्धा आए, वो सब आते थे। जैसे उस समय की बात दूसरी थी, तब लोकतंत्र नहीं था, क्या थे तो लड़ाई होती थी कि वो आते थे, उनका उद्देश्य था यहाँ लूटपाट करना फिर जाना। अंग्रेजों से भी कई लड़ाई हुई, आप लोग सुने पढ़े होंगे, हिस्ट्री में अफगान आमली हुआ था। ये सब तो पहले की चीज़ है, लेकिन 1947 के बाद से हम लोग देखेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा अच्छे रहे। और भारत अफगानिस्तान को बहुत महत्व देता है। महत्व क्यों देता है? पाकिस्तान की वजह से, कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी नहीं होती। जैसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश की हाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमेशा व्यवस्था फैलाना चाहता है। पाकिस्तान जो है, अभी क्या हुआ है, अभी 2021-22 में हुआ ना, वहाँ 21 में सैनिक वहाँ से निकले, 21 में, और उसके बाद से फिर वहाँ तालिबान आ गए। जगह जगह एक एक राज्य करके धीरे धीरे हर जगह इस समय तालिबानियों का शासन हो गया। तो पाकिस्तान इसको बढ़ावा देता है, पाकिस्तान इसको अपनी उपलब्धि समझता है कि तालिबान फिर वहाँ स्थापित हो गए। वहाँ जितने आतंकवादी संगठन है वहाँ सबको पलते फूलते हैं, कौन उनको खाद पानी देता है? पाकिस्तान। और भारत क्या हुआ, खुद को उसके पास खाने के लिए है नहीं, दूसरे। हाँ तो वही ना, उसको मतलब ये करना है कि इंडिया से, और इंडिया क्या चाहता है कि हम अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, तो हमारे जो मध्य एशिया के देश है उनसे हमारा व्यापार अच्छा होगा, उनके यहाँ हमारी पहुँच अच्छी होगी। और अफगानिस्तान कई बार परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा चुका है कि जो व्यवस्था बनती है उसमें कौन साथ देता है? पाकिस्तान साथ देता है। और अफगानिस्तान के साथ विडंबना ये रही कि वो हमेशा किसी न किसी जो देश की बड़ी शक्तियाँ हैं विश्व की, उनका युद्ध स्थल बना रहता है, उसको यूज करते हैं। ये अफगानी जो होते हैं बहुत लड़ाके होते हैं, वो अमेरिका के एक तरह से कहिए तो हरा चुके हैं, एक तरह से रूस को भी हरा चुके हैं। शीत युद्ध के समय वहाँ रसिया के सैनिक रहते थे, और रसिया ने ही इनको बढ़ावा दिया था आतंकवादियों को, इसलिए बढ़ावा देता था कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, ये अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, अमेरिका में विस्फोट करेंगे और चीज़ें करेंगे। और कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो अमेरिका वहाँ पे हावी हुआ। खास करके जब 2001 में हमला हुआ था अमेरिका पे, उसके बाद से ओसामा बिन लादेन को खोजने के चक्कर में अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को, और नाटो सैनिक भी उसमें थे साथ, तहस-नहस कर दिए सब। वहाँ से तालिबान से लड़े, उसके पहले भी तालिबान शासन, तालिबानी वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ लोकतंत्र आया, वहाँ हामिद करजई के नाम सुना, वो राष्ट्रपति बने। और भारत उस समय बहुत ज़्यादा सहायता किया है भारत। नहीं, उसके पहले थे, फिर तालिबान आने की बात करते हैं। और भारत वहाँ की संसद तक बनाने में हेल्प करता है, कम से कम 3 बिलियन का तो निवेश किया है। वहाँ संसद बन रही है, वहाँ जैसे बिजली का हो रहा है, और वहाँ बाग बना रहा है, एक सलमा बाग बन रहा है, उसमें भी भारत को मोदी जी गए तो उद्घाटन करने के उसका। तो भारत हर तरह से अफगानिस्तान की मदद करता है, और कारण यही मध्य जो है कि हम मध्य एशिया के देशों से जुड़े हैं, और पाकिस्तान को भी हमको करना है कंट्रोल। अगर हमारा पड़ोसी ये सही नहीं है तो कम से कम वहाँ से बहुत नहीं, अगर कभी भविष्य में आ जाए बात कि पीओके को सैद्धांतिक रूप से भारत को मिल जाए, तो हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा ना व्यवहारिक पड़ोसी। अभी भी तो मैप में है, कभी भी मैप अगर गलत दिखाया जाता है तो भारत विरोध करता है, चाइना बार बार करता है। और चाइना वहाँ पे, चाइना अफगानिस्तान में भी
भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता है। लेकिन अपना अफगानिस्तान और भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ के बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत कम पैसों में। यहाँ तक इस समय देखेंगे कि क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें, जो क्रिकेट टीम है वो इंडिया में एक साथ रहती है। वहाँ का मैच जो होता है इंडिया में होता है। अगर कोई देश खेलने की तैयार नहीं हुआ तो भारत अपना मैदान तक देता है, ग्राउंड देता है कि आप खेल सकते हैं। जब वहाँ पे भी तालिबानियों का चल रही थी लड़ाई, तो उसके जितने खिलाड़ी थे सब भारत आ गए। भारत उनको सुरक्षा मुहैया कराया, सब व्यवस्था दिया अपने यहाँ कि उनकी प्रेस्टीज और खेल चलता है। तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे। इसका मूल कारण भारत इसलिए ध्यान देता है कि इस क्षेत्र में हम पाकिस्तान के प्रभाव को कम करें। एक गैस पाइपलाइन भी आगे हम बताएंगे उसको, तापी परियोजना आगे बताएंगे। वो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया आए बताएंगे उसको। उस पर भी पाकिस्तान वो करता है कि उसको होके आना है पाकिस्तान से ही। कई बार जब ये परियोजना में पूरी नहीं हुई, आतंकवादियों ने भी धमकी दिया ये पूरी ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आएगी तो इसको हम क्षतिग्रस्त करेंगे। अगर ये परियोजना पूरी हो जाती तो काफ़ी हद तक भारत को जो पेट्रोलियम और ईंधन की समस्या है दूर हो जाती। ये तो नहीं करते कि वहीं सब कुछ हो जाता, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ से हमारी समस्या दूर हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन टाइम 10-12 लाइन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से कभी भारत की उस तरह लड़ाई नहीं हुई। बस ये रहता है कि तालिबान जो होते हैं कभी कभी भारतीयों को भी धमकी देते हैं। भारतीय लोग वहाँ बहुत काम करते हैं, भारतीय लोग बहुत काम करते हैं, मजदूर बहुत है वहाँ अफगानिस्तान में। जो भारत की कंपनियां निवेश की वो कहाँ से मजदूर ले जाती, श्रमिक इंडिया से ले जाती। एक आध रिपोर्टर को भी वो लोग मारती है, लेकिन वहाँ की जो जनता है इंडिया को बहुत सपोर्ट करती है। जब भारत इतना अधिक वहाँ निवेश कर रहा है तो लेबर कहाँ से ले जाएगा, मजदूर इंजीनियर कहाँ से आएंगे। साउथ इंडिया में बहुत स्किल्ड लेबर या तो ये जैसे इंजीनियर और ये सब लोग भी वहाँ पे काम करते हैं। और कई बार अपना खासकर तालिबान और लश्कर-ए-तोयबा ने ऐसी 2 बार घटना है कि यहाँ के इंडियन एयरलाइन और जहाज़ों को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले गए। छोटा एक आतंकवादी संगठन है, वो एक बार भारतीय एयरलाइन को 1999-98 की बात है, वो हाईजैक कर लिया वहीं से, मतलब हवाई अड्डे से और लेके अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान कंधार एक जगह, कंधार ले और उन्होंने मांग किया कई आतंकवादियों को छोड़ने की, तो उस समय छोड़ना पड़ा। उस समय जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे, एक बार में पूरे लोगों को बचाना, करीब 150 लोग थे, उनको बचाने के लिए छोड़ना भी पड़ा। इनके पीछे सब और वो आतंकवादी संगठन कहाँ का, पाकिस्तान का, लेकिन वो हाईजैक करके कहाँ ले गए, अफगानिस्तान में। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था कायम हो। चलिए नोट कीजिए, भारत अफगानिस्तान संबंध प्राचीन काल से ही आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे। क्योंकि वहाँ पे जब तालिबान 2000 के आसपास की बात है,
जब उस समय फिर एक्टिव था तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कंधार पर, गौतम बुद्ध के और सबकी। तो उन्होंने क्या किया, सब मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे ये साबित होता है कि कालांतर प्राचीन काल में भी भारतीयों का वहाँ से धार्मिक संबंध भी रहे होंगे, तब तो वहाँ गौतम बुद्ध और सबकी मूर्तियाँ थी। लेकिन उन्होंने आतंकवादियों ने क्या किया, उसको डायनामाइट लगा के और इस तरह से बम धमाके करके खत्म कर दिया। इसका कई बार भारतीय संगठनों ने, बौद्धों ने और जगह से मांग किया यूएन से कि कम से कम जो विश्व की धरोहर है उनको क्षति न पहुंचाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी बात किया, सबको खत्म कर दिया। आगे नोट करिए, नोट कीजिए, दोनों के संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक है। परंतु 1996 से 2001 के बीच, 1996 से 2001 के बीच तालिबान शासन में रिश्तों में स्थिरता आई, रिश्तों में स्थिरता आई। अफगानिस्तान भारत के लिए सामरिक एवं रणनीतिक रूप से, भारत के लिए सामरिक एवं रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। हो गया, यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ स्थलभूत देश है। मतलब इसकी सीमा जो है जमीन से ही रुकी, कहीं समुद्री सीमा नहीं लगती। स्थलभूत या भू आबद्ध भी कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, जैसे नेपाल हुआ, अफगानिस्तान हुआ और भूटान हुआ, ये चारों तरफ से जो घिरे हैं इनको स्थलभूत या भू आबद्ध देश भी कहते हैं। न्यूक्लियर के चारों तरफ से घिरा हुआ है। पूर्व की ओर पाकिस्तान, पूर्व की ओर पाकिस्तान, और पश्चिम में ईरान के साथ, पश्चिम में ईरान के साथ, और उत्तर पूर्व में चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। पश्चिम में ईरान और उत्तर पूर्व में चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। ये दो भारत और अफगानिस्तान को जो लाइन अलग करती थी पहले, उसका क्या नाम था, डूरंड लाइन। अब वो लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, अरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई, क्योंकि ये जब लाइन बनी थी तो दोनों देश आजाद बने थे, तो उसको उस समय डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी और पाकिस्तान के बीच।
या तो इसको नोट करना हो तो लिख लीजिए कि दुरंड रेखा, दुरंड दुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को यह रेखा भारत, जैसे अगर भारत को माना जाए तो यह रेखा भारत, कोष्टक में लिख लीजिएगा पाक अधिकृत कश्मीर। भारत कोष्टक में लिख लीजिए पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके और अफगानिस्तान के बीच 106 किमी लंबी है, 106 किमी लंबी है। जैसे अगर हमको कश्मीर मिल गया तो हमारी कितनी सीमा बनेगी? 106 की। क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगा। व्यवहारिक चीज बताइए, इससे तो हर चुनाव में कहा जाता है कि वादे इसलिए किए जाते हैं कि पूरे ना हो। नहीं, वो तो दूसरी चीज है। मिलेगा नहीं, बहुत से वादे किए जाते हैं, पूरे भी होते हैं। बहुत कम होते हैं। हाँ, कम होते हैं। इसकी भी, और पाकिस्तान में तो और भी कश्मीर मुद्दा बनता है। वहाँ कश्मीर और भारत ही उसका मुद्दा है। भारत एक कर रहा है, वो कर रहा है, वहाँ इतना कुछ नहीं कि हम अपना डेवलपमेंट करें। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या करेंगे, कभी आ गए भविष्य में एक साथ नोट्स लिखेंगे क्या कश्मीर समस्या का समाधान सुझाने का। चलिए उसको आगे देखेंगे, आगे इसमें नोट करिए। कितना नोट कराएंगे? 106 किमी लंबी है। लंबी। भारत अफगानिस्तान में तालिबान शासन के समाप्ति के बाद ये कब की बात हो रही है? 2001 की। अभी तो फिर आ गया है तालिबान। तो दूसरी चीज, तालिबान शासन की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान, वहाँ लिखे इसे समाप्ति के बाद वहाँ बहुत से ढांचागत एवं विकास के क्षेत्र में, ढांचागत एवं विकास के क्षेत्र में, ढांचागत और विकास के क्षेत्र में निवेश किया। मतलब जो मूल ढांचा होता, आधारभूत ढांचा होता, उसी को कहते हैं ढांचागत। जैसे वहाँ सड़कें बने, रेलवे लाइन बने, ये सब चीजें। वहाँ की जैसे सरकारी बिल्डिंगें नहीं है, कुछ वहाँ बने। हाँ, वहाँ उसके बाद क्या कर रहा है? जब से तालिबान शासन 2001 समाप्त हुआ तो वहाँ निवेश कर रहा है कि अफगानिस्तान को हम अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें, उसको सांस्कृतिक रूप से जोड़ें, यहाँ ढांचागत विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका सही करें, रेल, यातायात, बिजली, पानी की सुविधा, इस सब के लिए वहाँ कर रहा है। हो गया, आगे लोग करिए। जिसमें बस एवं विमान की आपूर्ति तथा पुलिस सेना को प्रशिक्षण देना भी शामिल।
को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। हो गया। भारत ने वहाँ स्कूल, अस्पताल और दूरसंचार के नेटवर्क स्थापित किए। वहाँ स्कूल, अस्पताल, जो भी मूलभूत जरूरतें हैं क्या कर रहा था अफगानिस्तान को मुहैया करा, एवं दूरसंचार क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किए। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? देखिए भारत की जो यहाँ के नेता हैं, पहले के अभिनेता हैं और जो लोग हैं, वहाँ अफगानिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है। कभी कुछ होता है देखिए तो अफगानिस्तान की टीम जो लोग हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम को और टीम को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की फिल्में बहुत देखते हैं। अफगानिस्तान में यहाँ की फिल्में इस समय का स्थिति नहीं, जो पुराने नायक हैं उनके नायक उनकी फिल्में बहुत देखी जाती हैं। जैसे इससे क्या साबित होता है? इससे हमारे सांस्कृतिक और दूरसंचार के क्षेत्र में जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। आगे नोट करिए। कहाँ तक नोट कराए? दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया। ठीक। नोट करिए। अफगानिस्तान भारत के लिए इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चीज बताए थे जो महत्वपूर्ण हो जाता है उसको एक लाइन में, इस भारत के लिए इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना है। पाकिस्तान के प्रभाव को कम करेगा तभी तो भारत से उसका संबंध और अच्छा बनेगा। पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना। आगे बढ़ते भारत एवं मध्य एशिया के राज्यों से, भारत एवं मध्य एशिया के देशों से भारत को मध्य एशिया के देशों से तेल के भंडारों तक देशों से तेल के भंडारों तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक व्यावसायिक मार्ग के रूप में है। अफगानिस्तान एक मार्ग के रूप में, सीधे लिख लीजिए, व्यावसायिक मार्ग के रूप में। जो सेंटेंस इधर उधर के में थोड़ा सा हो तो उसको आप करते समय सही कर लिया करेंगे, क्योंकि जब अपने से कुछ चेंज करके सोच के लिखाते हैं, बड़ा सेंटेंस अपना बनाते हैं तो हो जाता है। भारत इसको क्यों करता है कि जो हमारे तेल के भंडार हैं सब, जहाँ से हम तेल अधिकतर लेते हैं, मध्य एशिया से, ईरान से, इराक से, तुर्कमेनिस्तान से, तो उन रास्ते के लिए अफगानिस्तान एक सुगम रास्ता है। इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा लिख लीजिए इसी में। अफगानिस्तान के छात्रों के लिए भारत अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश की छूट दिया है, प्रवेश के लिए छूट दिया है, वो डायरेक्ट आके प्रवेश ले सकते हैं। अफगानिस्तान के छात्रों के लिए भारत ने
भारत के विश्वविद्यालयों ने प्रवेश के लिए छूट दिया है और कई तरह की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कई तरह की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। जिसे वो पढ़ाई करें आके यहाँ वैसे भी एडमिशन उनका हो जाएगा और यहाँ पढ़ाई करेंगे तो उनको स्कॉलरशिप में मिलेगी। आप लोग जाएंगे कभी देखिए लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में बहुत से अफगानी छात्र पढ़ाई करते हैं। हम तो इलाहाबाद में देखे, हम लोगों के बगल में ही इंटरनेशनल आजकल काम होता है। वहाँ पे अफगानी छात्र बहुत और देशों के लोग थे, खासकर अब अमेरिका इंग्लैंड के तो यहाँ पढ़ने आए थे, खास करके केनिया के थे, युगांडा के थे, अफ्रीकन देशों के थे। और उसमें इस समय जो वर्तमान में संख्या किसकी बढ़ती जा रही है? अफगानिस्तान के छात्रों, क्योंकि उनका एडमिशन आराम से हो जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं होता है कि इंडिया से पढ़ के आए हैं, उनको वहाँ नौकरी मिलने में और कार्य करने में और अच्छे मतलब जो लोग आते हैं बहुत वहाँ के व्यापारी घराने के लोग, बड़े बड़े राजनेताओं के लड़के आते हैं। हमारे यहाँ व्यापारी घराने और राजनेताओं के लड़के कहाँ पढ़ते हैं? वो भी विदेश में ही पढ़ते हैं। जिसकी जैसी क्षमता रहती है उसे पढ़ाता है, उनकी इधर क्षमता है इधर पढ़ा है। होता है ना कि नेता के ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, खिचड़ी। इसी तरह वो लोग भी भारत में पढ़ के जाने में कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है। और हमारे कई दोस्त ग्रुप थे जो अफगानिस्तान के थे जिस पढ़ते और उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी। उनके समय कई बार लड़ाई हो गई थी इंडियन छात्रों से, भारतीयों से अफगानियों में। वहाँ के दूतावास ने हस्तक्षेप किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध लोगों के खराब ना हो। इससे होता है ना, किसी का व्यक्तिगत विवाह हो गया, 4 लोग मिलकर लड़ाई कर लिए, इससे क्या होता है? छोटी छोटी चीज से ही होता है। तो अफगानिस्तान के दूतावास को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसमें लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए, भारत ने युद्ध में क्षतिग्रस्त हबीबिया स्कूल, वहाँ एक हबीबिया स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल। हाँ, हबीबिया, हम लोग कर लेते हैं। हबीबिया स्कूल का पुनर्निर्माण कराया। हबीबिया स्कूल का पुनर्निर्माण कराया। ये बहुत पुराना स्कूल माना जाता है वहाँ का। ये होता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना। अफगानिस्तान। देखिए भारत वहाँ कितना कर रहा है सांस्कृतिक के क्षेत्र में, आधारभूत ढांचे में, शिक्षा में, और क्यों कर रहा है? इसको भी फायदा, ऐसा नहीं कि संबंध जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, फायदा कहाँ देख रहा है? एक तो हमको अपने पड़ोसियों को बना कर रखना है, हाँ, और मध्य एशिया का हमारे लिए एक तरह से प्रवेश द्वार है, आने जाने का और करने का। अफगानिस्तान के भी पूर्वी क्षेत्रों में जो है, उत्तरी क्षेत्र में बहुत से भी तेल खनिज के हुए हैं, लेकिन अभी उनका डेवलपमेंट ना नहीं हुआ है। या वहाँ कोई कंपनी इस तरह से निवेश भी यही करना चाहती है, अगर निवेश कर ले वहाँ क्या आतंकवादी संगठन में मार दे, तेल ही चलता रहा। ऐसा भी हुआ था कई बार। वो तो बहुत ज्वलनशील पदार्थ है सर। कोई भी व्यापारी या कोई भी जो कि घराना है, निवेश वही करना चाहता है जहाँ उसको व्यापारिक सुरक्षा भी मिले। ऐसा भी होता है ना, उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों कंपनियां नहीं आती?
ये भी तो एक कारण है इधर। आतंकवाद के कारण ऐसी भी अराजकता होती है, कुछ होता है तो लोग सरकारी संपत्ति का तोड़ फोड़ करते हैं। रेलवे को तोड़ेंगे, सरकारी संपत्तियों को तोड़ेंगे, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं होता है। अभी अगर कोई गया हुआ चाहिएगा, आप लोग देखिए वहाँ काम बहुत सलीके से होता है। लाइन लगी तो कोई लाइन से बाहर निकल के नहीं भागेगा। ट्रैफिक है इतना हो तो, लेकिन बगल वाली रूम खाली है तो उसमें से निकल के नहीं भागेगा, अपने रूम में ही चलेगा। तो व्यापारी ये भी चाहते हैं कि हमको यहाँ सुरक्षा मिले, करोड़ों अरबों रुपए का वो करेंगे निवेश, एक झटके में कोड़ कोड़ हुई, सब नष्ट हो गए। ये हो गया भारत अफगानिस्तान का ऐतिहासिक है उसका प्रस्तावना जो करते हैं, इंट्रोडक्शन जो संबंध है, इसमें सब शामिल हो गए। अब हम थोड़ा थोड़ा जो समझौते हैं और कुछ है उसको देख लेते हैं, ठीक। इसको आज समाप्त कर देना अफगानिस्तान से, कल से चाहिए, इसीलिए बहुत शार्ट में हम इसलिए रुक रुक के लिखा है। अगली हेडिंग दीजिए आप लोग, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, हाँ, सामरिक भागीदारी समझौता, सामरिक भागीदारी समझौता, समझौता हुआ था इसलिए इसको ध्यान लीजिए, समझौता। देखिए समझौता 1950 में हुआ, भारत और अफगानिस्तान में। इसको मैत्री समझौता भी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें हुआ था कि हम दोनों का एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ स्थिर सरकार ही नहीं है, वहाँ स्थिर सरकार नहीं है। बीच बीच में वहाँ विद्रोही, जिनको विद्रोही कहा जाए, आतंकवादी संगठनों की सरकार आ जाती है। तो फिर जैसे मैं शुरू में नोट कराया ना, 1996 से 2001 तक जो संबंध थे ठप थे। इस तरह की जब चीजें हो जाती हैं तो फिर बातचीत नहीं हो पाती है, कूटनीतिक संबंध उतने अच्छे रह जाते हैं। जैसे मैं म्यांमार को पढ़ा रहा था तो उसमें बताया ना कि वहाँ भारत बीच में छोड़ दिया था उससे बातचीत करना, फिर समझा कि वहाँ तो सैनिक शासन बहुत दिन तक रहेगा, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे, और देश तो खड़े हैं, चाइना है, अमेरिका है, वो सब तो खड़े हैं, वो बातचीत करेंगे, उसको सहायता देंगे, हम उससे बातचीत नहीं करेंगे कुछ। जैसे किसी की भी बातचीत बंद हो जाए आपस में ही, 2-4-10 दिन ज़्यादा हो जाता है तो एक बार फिर बोलने में हिचक होती है। इसलिए बातचीत को हमेशा जारी रखना चाहिए दो देशों का। कोई है अपने व्यक्तिगत में देखिए, आपसे किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाए थोड़ी सी, जब ठीक है उसी दिन फिर हो गया, 1-2 दिन में बातचीत शुरू भी हो, नहीं 1-2 महीने अगर बातचीत नहीं हुई तो बात हो पाती है। कई दोस्तों के साथ होता होगा आप लोग के ना, होती है, लेकिन उस तरह से नहीं। जब शुरुआत होती है बातचीत की कितनी कठिनाई होती है, हिचक होती है ना, सबके साथ, मेरे साथ भी। मैं भी किसी से थोड़ा सा बोलने लगा, चाहे कोई हो, बातचीत ना हो, यही चीज़ है। तो भारत क्या काम फिर इसके बाद उस समय ठप रही, लेकिन अभी जब फिर अफगानिस्तान का आगे हम बताएंगे 23 में 22-23 में फिर हुआ ना, फिर अफगानिस्तान को आ गया वहाँ प्रशासन, अरे तालिबान का, इनके साथ भारत बातचीत शुरू कर रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि ये कब तक रहेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि अमेरिकी सैनिक भी वहाँ चले गए 2021 से। इसलिए बातचीत जारी रखना बहुत जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। और एक नियम भी है इसमें जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसीलिए बने हैं कि कोई समस्या जो रहेंगे किससे निपटाएंगे, बातचीत से, कूटनीति से, आपसी सामंजस्य, सह अस्तित्व, कि दोनों का अस्तित्व। ये भी ना उनको लगे कि हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
इसीलिए सब नियम बनाया गया है। लड़ाई तो लास्ट ऑप्शन है, उसका कहीं भी कुछ नहीं होता है, उसमें भी लड़ाई नहीं की जाती है। काम है नियम की कुछ ऐसी चीजें तो नाकेबंदी की जाती है। नाकेबंदी का मतलब सब देश जो है उस पर प्रतिबंध लगा दें, उसको रोक दें, चीजें उसको जो सप्लाई हो रही है, जैसे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, खास करके पाकिस्तान को अमेरिका बहुत ज़्यादा वो करता है, फंड देता है। किस लिए देता है? आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने के लिए, आतंकवादी घटनाएं रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? बढ़ावा देता है। उसको तो खुश करता है, लेकिन भारत में बढ़ावा देता है। अगर अमेरिका फंड देना रोक दे, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। थोड़ी सी धमकी देता है तो उसको चीन से सहायता मिल जाती है। पहले मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बातचीत, वार्तालाप जारी रखना चाहिए कूटनीतिक संबंधों से। बहुत दोनों देशों में लड़ाइयाँ हो जाती तो तुरंत राजदूतों को नहीं बुलाया जाता है कि आप अपने को बुला लीजिए, हम अपने को बुला लीजिए। ये तो है नहीं कि दो आदमी हैं बगल के फिर बातचीत शुरू हो जाए। इसमें क्या है, फिर प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसीलिए कोई देश, अभी भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाया है ना। पहले वो शेख हसीना भारत में शरण ली थी, अभी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने लगी, जिससे बहुत से संगठन हैं मांग कर रहे हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, और भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय सरकार इस पे हस्तक्षेप करे। ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो क्या होगा कि ये माना जाएगा कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्ते तो खराब हो ही रहे, हर देश संप्रभुत्व और खराब हो रहे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ये भी चीज़ है कि हमारी संप्रभुता किसी भी छोटे देश की वो नहीं होनी चाहिए। खासकर नेपाल और मालदीव को चाइना इसी उस पर भड़काता है। इसे नेपाल से संधि हुई थी कि जो चीज़ें जाएंगी भारत से होके जाएंगी, तो उसका भारत समीक्षा करने जा रहा है, बताए थे ना। इसी तरह जो जो चीज़ें हुई हैं किसी भी देश में, तो उस समय आदमी सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, कोई समझौता कर लिया, जब फिर मजबूत होता है देखता है इसमें तो मेरा घाटा हो रहा है, दूसरे ढंग से फिर उस चीज़ को रिवाइज करने की बात करता है। तो ये अफगानिस्तान के भी साथ कि हाँ अगर तालिबानी शासन आ जाए, अब यही रणनीति बनाए हैं भारतीय सरकारों ने और विदेश मंत्रालय ने कि वहाँ कोई शासन आ जाए, हम अपनी बातचीत को ब्रेक नहीं करेंगे, जहाँ तक होगा संभव उसको हम जारी रखेंगे। क्योंकि 3 बिलियन तक तो भारत वहाँ निवेश किया है, बातचीत बंद करके अभी हम कहीं कोई अपना पैसा बहुत ज़्यादा लगाया हो उस, जिससे लगाया हो उसके यहाँ बातचीत बंद कर देगा तो उसका भी नुकसान होगा ना। ऐसे रहेगा तो समझौता होगा। अभी जो हमला हो रहा था क्या किए तालिबानियों ने, वो भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किए, हम किसी विदेशी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ से कई विमान आए तो वो खुद आने दे रहे थे भारतीयों को कि जो जाना चाहता जाए, ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे कि अब कहीं जाना इंडिया में घुमा दिया जाए। ये चीज़ें अपनी बार नहीं की। क्या मैं बता रहा था, भारत अफगानिस्तान ये 1950 में हुआ था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। यही चीज बता रहा था, क्यों नहीं उतना ढंग से लागू हो पाया, कुछ इसकी चीजें लागू हुई, कुछ नहीं हो पाया, बीच में वहाँ उथल पुथल हो। तो फिर समझौता एक बार हुआ, इसी बातचीत हुई 2011 में हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर किया गया कि उस समझौते को हम लोग लागू किया जाए, उसको सही ढंग से लागू किया जाए। इसको नोट कर लीजिए, बस इतनी चीज। भारत अफगानिस्तान के बीच 1950 में मैत्री संधि हुई, मैत्री संधि हुई। और फिर इस संधि में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं विस्तार करने के लिए
दोनों देशों ने दोनों देशों ने अक्टूबर 2011 में दोनों देशों ने अक्टूबर 2011 में सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश शांति, लोकतंत्र, विधि के शासन, विधि का शासन क्या होता है? कानून की समस्या समाधान करना। विधि के शासन, मानवाधिकार, कामा देते के लिखते जाइए, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून, के नियमों से प्रतिबद्ध है, नियमों से प्रतिबद्ध, मतलब कि ये जो अंतरराष्ट्रीय कानून की सब चीजें हैं, मानवाधिकार हुआ, विधि का शासन हुआ, हम उनको माने इस समझौते में ही बात। ठीक, विधि का शासन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं है? कहाँ पाता है इसका सिद्धांत? अधिकार में है ना, अधिकार में विधि के शासन। और जो इसको 14 में ये हो गया भारत अफगानिस्तान सामरिक भागीदारी समझौता। देखिए एक तापी परियोजना है, तापी परियोजना बता दे रहे हैं, नोट करना कर लीजिए, नहीं रहने दे रहे। हाँ, तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये कैसी परियोजना है? गैस पाइपलाइन की परियोजना है, जिसपे समझौता हो चुका है, कुछ हिस्सों तक कार्य भी हो चुका था तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी सब रूट तय हो चुके हैं सब, लेकिन अभी इसको फाइनल टच नहीं दिया जा सका। इस परियोजना पर काम हो रहा है अभी। ये परियोजना जो है ठंडे बस्ते में है। आज पहले इस पे जब समझौता हो रहा था उस समय काफी काम हो चुका था, इसीलिए देखिए बता रहा था ना कि अगर ये सब पाकिस्तान बीच में पड़ जा रहा है, इसलिए हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर पाकिस्तान साथ देता तो अफगानिस्तान को हम उतना नहीं करते। इन चीज़ों के लिए फिर भारत कहाँ से वो करता है? समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग से गैस का वो करना उतना कठिन होता है। अगर पाइपलाइन बन गई, पाइप जैसे आप लोग देखेंगे हर छोटे छोटे शहरों में भी गैस पाइपलाइन है, यहाँ पे भी देखता हूँ, कहीं कहीं ना यहाँ पे बहुत जगह है, तो कोई तो दूसरी चीज़ें पहुँचाई जा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर कहाँ से आ रही है? अगर हमको वहाँ से मिल जाए तो हम एक यहाँ पे अपना जो भी संयंत्र लगा के उसको स्टोर कर लें और उसी से हम ईंधन लें। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा आयात का हिस्सा का पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, देखेंगे कि जैसे इन क्षेत्रों में खाड़ी देशों में, अफगानिस्तान की जो आगे खाड़ी देशों जैसे कहा जाता है ना, सऊदी अरब हुए और इधर हो गए सब, लेकिन खाड़ी देश उसके किनारे के बीच में है, कोई समस्या होती है, गृह युद्ध हुआ, तनाव हुआ, तो भारत के लिए समस्या बढ़ती है। किसकी समस्या बढ़ जाती है? खनिज तेल, कच्चा तेल, नाम बढ़ेगा भारत को, समस्या हो, भारत पे आर्थिक बोझ पड़ता है। अब इस समय तो इतना स्थिर हो गया है, पेट्रोल और डीजल का दाम पता ही नहीं लग रहा है कि कम हो रहा है कभी हो रहा है, लेकिन पहले क्या था, घटता बढ़ता रहता। इसमें वर्तमान में कितने बैरल डॉलर हो गए?
एक बैरल डाल 159 है। नहीं, जो तेल आता है उसको एक बैरल डॉलर वो कहा जाता है। बैरल ना, कितने डॉलर, उसको डॉलर में ही कहते हैं, कितने डॉलर में आ रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादातर व्यापार होता है किसमें होता है, डॉलर में होता है। जैसे इस समय रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमको जो चीज़ हम बाहर से खरीदेंगे उसका अधिक मूल्य चुकाना होगा ना, और हमारी मुद्रा जो है भारत की 2-3 देशों से ही अधिक और सभी देशों से कम ही है। जिनसे अधिक है बहुत थोड़ी सी, नेपाल 7.6, हमारा 1 रुपया वहाँ 1 रुपया 60 पैसा हो जाता है। और जगहों पे अमेरिकन आएगा $1 दे के हमसे 85 रुपया लेगा। इस क्षेत्र में जब कोई चीज़ होती है 74, हाँ तो घटता बढ़ता थोड़ा बहुत, उसका वो नहीं है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है। अब भारत इसीलिए कई देशों से भी समझौता किया था परमाणु ऊर्जा के लिए। हाँ, कि हम परमाणु ऊर्जा को इतना कर लें कि हमको पेट्रोलियम पदार्थों और चीज़ों को न कर, लेकिन परमाणु ऊर्जा का जो होता है उसमें रिस्क बहुत होता है। अभी तमिलनाडु में घटना हुई थी ना, उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, कई लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का यूज कौन देश करता है, फ्रांस। जो जितनी ऊर्जा होती है, जितने सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसका कहाँ से आता है, परमाणु ऊर्जा से। भारत ज़्यादा बहुत कम है, 10% भी नहीं पहुँचा है जितनी खपत। तो तापी परियोजना बस सुन लीजिए, इसको हम नोट नहीं करा रहे ना, नोट करना हो तो उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए बस। तापी परियोजना, तापी परियोजना भारत तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, भारत तापी परियोजना। तो हेडिंग है नहीं, इसी में एक लाइन नोट कर लीजिए, मिल जाए, बहुत ज्यादा वो नहीं करना। तापी परियोजना में शामिल होकर, भारत तापी परियोजना में शामिल होकर मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। तो इसमें कौन कौन से देश है, इसमें एक है, कहीं अपना नोट कर लीजिए किनारे। जब आप लोग करते हैं कुछ थोड़ी बहुत एक आध चीजें जैसे बाहर से आ जाती है, कहीं निकाल के नोट करते चलिए। भारत तापी परियोजना के माध्यम से मध्य एशिया में क्या बोले थे, वैसे बोल दिए थे, कोई लिखा है मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, जैसे वहां से संबंध उसका बना रहे। तापी में यहाँ तुर्कमेनिस्तान ये देश है, ये हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसमें 4 देश आ गए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। देखिए राजनीतिक सहयोग, अगला हेडिंग डाल लीजिए, इसमें 2-4 राजनीतिक एवं सामरिक या सुरक्षा संबंधी सहयोग। हाँ, राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी सहयोग। ये भारत क्या करता है, उसका हमेशा डिप्लोमेसी के माध्यम से अफगानिस्तान की हेल्प करता है। राजनीतिक सहयोग, वहां की संसद बनी तो भारत वहां निवेश किया है, और कोई उसका बीच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल जाते हैं वहां की स्थिति की जानकारी के लिए, वहां के लोग आते हैं कि उनसे जो वहां के लोकतंत्र को और अच्छे ढंग से कैसे स्थापित किया जाए। इस क्षेत्र में भी भारत सहयोग करता है। और सुरक्षा के मामले में,
सुरक्षा के मामले में अफगानिस्तान से भारत कई समझौता किया, खास करके आतंकवाद के लिए कि आप अपनी भूमि का प्रयोग हमारे लिए नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ वही संगठन फिर सत्ता में आ जा रहे हैं। लेकिन ये संगठन जब सत्ता में आते हैं तो बोले तो इस नाम पे नहीं आते हैं कि हम आतंकवादी संगठन। तालिबान इस समय वहाँ सत्ता में है तो अपने क्या कर रहा है, वो सरकार चला रहा है, वो प्रशासन में है। ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी के नाम पे आ गया तालिबान आतंकवादी संगठन, उसको हम मान रहे हैं ना। वो क्या कर रहा है, वहाँ प्रशासन में है। तो हमको अगर उनसे कुछ करना है तो उन्हीं से हमसे बातचीत करनी है। वही हमको आश्वासन दे दें कि हम अपनी तरफ से भारत में कोई आतंकवादी घटना हो रही तो अपनी भूमि का वो नहीं करेंगे। अपने निवासियों को, अफगानियों को हम भारत विरोधी कार्रवाई में अगर पकड़ते हैं सजा देंगे। इनको भारत के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं करने देंगे जिससे भारत का नुकसान हो। इस पे भी भारत अफगानिस्तान से कई समझौते किया। इसी को नोट कर लीजिएगा। दोनों भारत और अफगानिस्तान दोनों देश एक दूसरे को राजनीतिक सहयोग एवं द्विपक्षीय राजनीतिक एवं विदेश मंत्रालय के परामर्श के लिए द्विपक्षीय राजनीतिक एवं विदेश मंत्रालय के परामर्श के लिए सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्र लिख लीजिए। तंत्र या सिस्टम स्थापित करेंगे जिससे दोनों देशों की जो बातचीत हो एक चैनल के थ्रू होती रहे। तंत्र स्थापित करेंगे। देखिए इसी के तहत भारत ने अफगानिस्तान को 2007 में क्या किया, सार्क में शामिल किया कि आप हमारे संगठन में आ जाइए। सार्क में कितने देश हैं, 8, और 8वां देश कौन है, अफगानिस्तान है। उसको शामिल कर लिया कि अगर इसमें आ गया सार्क में तो उसको भी क्षेत्रीय सहयोग से जो भी सहयोग होगा उसको किया जा सकता है। इसको भी नोट कर लीजिए। भारत के सहयोग से ही अफगानिस्तान सार्क में शामिल हो पाया। सहयोग से ही अफगानिस्तान सार्क, उसको हिंदी में दक्षेश कहते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग से ही सार्क दक्षेश शामिल हो पाया, दक्षेश में शामिल हो पाया। इसमें लास्ट में क्लास में हम लोग संगठन पढ़ेंगे, ये संगठन है वो भी इसमें बनेगा, ठीक। देखिए अफगानिस्तान ने भी आश्वासन दिया है भारत को कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव रखता है तो अफगानिस्तान क्या करेगा, उसका समर्थन। ठीक, आगे नोट करिए, इसको रहने दीजिए, पर जानते रहिए कि जो देश देखिए जिनसे संबंध अच्छे हमारे वो तो समर्थन करेंगे, जिनके हम इतने करते हैं। आगे नोट करिए, दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद,
संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या होता है? जो एक संगठन के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। संगठित अपराध, नशीले द्रव्यों की तस्करी, नशीले द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ मिलकर कार्य करेंगे, के खिलाफ मिलकर कार्य करेंगे। हो गया? ये हो गया भारत का राजनीतिक और सुरक्षा। जी बहुत इसको हम 60 में नोट कराएं, ठीक? तो बता दी हैं चीजें जितनी कि जैसे सुरक्षा परिषद में भी वो करेगा, और भारतीय सुरक्षा बल भी वहाँ पे जाए तो उनको प्रशिक्षण देते हैं, नोट करवाए थे। हाँ, दूतावास है। ये जब पहले का स्थापित था, लेकिन बीच में जिसे बंद था, अभी हाँ 96 से तक बंद था। फिर जब हामिद करजई उन्होंने धारा में अफगानिस्तान आया तो फिर उस समय बना। और अभी देखिए पाकिस्तान कई बार होता है कि भारतीय दूतावास के सामने देखेंगे वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, न्यूज आप लोग देखेंगे कई बार होता है। लेकिन इस समय फिर अभी दूतावास में काम कर रहा है। अभी जो है बात क्या किया इस बार जो 2021 के बाद घटना हुई है सब 21-22 में, नाटो सैनिक अफगानिस्तान से कहाँ चले गए? वापस चले गए। उसमें अमेरिका सैनिक भी थे और नाटो के भी थे। नाटो में कौन होते हैं? यूरोपियन देशों के सैनिक। तो जो सैनिक थे वो कहे कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान में जो स्थिति है वह सामान्य हो चुकी है, लेकिन उसके बाद से फिर विद्रोह शुरू हुआ। वे धीरे 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 हो गए। फिर वहाँ की जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार थी उसको अपदस्थ करके तालिबान ने सत्ता का भी। लेकिन भारत अब की बार क्या किया? अपने दूतावास को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया, उनकी संख्या कम कर दी, लेकिन उनको बातचीत पे जारी रखा। और जितने अब की बार सबको नहीं बुला लिया, जो काम करने के इच्छुक थे, वो जो कंपनियां वो काम कर रही हैं, जो जिनको लगा कि हमको दिक्कत है, वहाँ पर मजदूर है भारतीय, और जो मजदूरों के साथ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सब जो आना चाहे उनके लिए अभियान चला के भारत उनको वापस मिलाया। दूतावास दोनों में राजनयिक संबंध हैं वर्तमान समय, लेकिन 96 से इस समय उस समय बंद हो गए। अब की बार भारत यही रणनीति अपनाया है कि हम व्यवहारिक रूप से जो सब बात कर रहे हैं हम भी बात करेंगे। और 2001 के बाद तो भारत वहाँ पे बहुत कार्य किया। जब वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया था तो बहुत कार्य किया, नोट भी करवाए कई चीज में ना, वहाँ के संसद भवन को बनाने में सहयोग किया, कई बार बनाया। हुआ एक क्वेश्चन आता है, सलमाबाद एक बार आया था इसके से, वहाँ सलमाबाद बना, उसको भी भारत ने ही पूर्ण करवाया, अफगानिस्तान के ही सहयोग से उसमें उसको कराया। इसे पूछ लेगा, एक बार उस समय आया था। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अगली चीज है शिक्षा। शिक्षा के संबंध में हम बता चुके हैं। हाँ, शिक्षा के संबंध में बता चुके हैं। भारत किसके माध्यम से करता है उसको? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इसको नोट कर लीजिए। भारत, हाँ आगे एक एरो देके नोट कर लीजिए, शिक्षा में है। तो शिक्षा के बारे में भी बताया था ना कि उनको छूट लेता सब कुछ किसके माध्यम से करता है। जिसे संस्था पता रहे आपको, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान के छात्रों के लिए
अफगानिस्तान के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए भारत मदद कर रहा है, भारत मदद या सहयोग कर रहा है। देखिए अफगानिस्तान जो है इतने विश्व के सबसे पिछड़े देश हैं उसमें है। वहाँ पे शिक्षा, महिला सुरक्षा, खास करके महिला सुरक्षा और शिक्षा की बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि जो तालिबानी संगठन है वो बहुत रूढ़िवादी है। उनका विचार है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हाँ, वहाँ जैसे उनका जो है उसको इसलिए माना जाता है कि जो विश्व के सबसे 10-15 पिछड़े देश हैं शिक्षा में और महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं की आज़ादी में से अफगानिस्तान भी। आप लोग बहुत पहले का अफगानिस्तान का वो देखेंगे, अगर फोटो कहीं मिलेगा वो उसमें देखेंगे, आज से 100 साल पहले का। इतने मॉडर्न थे उतना इंडिया के लोग नहीं। यूरोपियन कल्चर की तरफ वहाँ की महिलाएं कपड़े पहनती थी, स्कूल जाती थी। लेकिन तालिबान और कट्टरपंथियों के उदय से धीरे धीरे वहाँ किसी भी धर्म और उसमें जो कट्टरपंथ होता है वो क्या करता है, वो आज़ादी को नहीं बनने देता। खासकर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, इनके प्रति वो क्या करते हैं, इन पे हमला करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने यहाँ भी तो धीरे धीरे चीजें बहुत सुधर रही, लेकिन पहले क्या था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। सावित्रीबाई फुले का नाम तुमने सुना है? जब उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ के लोगों ने, रूढ़िवादी लोगों ने और लोगों ने, जो बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, आप लोग पढ़िएगा, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, उनको बहुत क्रांतिकारी बताया जाता है, उन लोगों ने विरोध किया कि ये क्यों पढ़ेंगे, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने लड़ाई करके और करके सबको, अब तो संवैधानिक प्रावधान लिया गया है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 15(3) क्या करता है, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सरकार कोई भी कार्य कर सकती है। अब सरकार के ऊपर है कितना करती भी है। बहुत से कानून बने धीरे धीरे महिलाओं को दिए। वही कानून बताइए महिलाओं से संबंधित भारत का महिला सुरक्षा से संबंधित कानून, महिलाओं की शिक्षा के लिए। योजनाएं तो प्रधानों के लिए दहेज प्रसिद्ध नहीं है, बहुत पुराना है, अंग्रेज बना के 1861 का 2006 में बना कानून, महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा कानून 2006 में। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हुआ, उसकी एक धारा है 6 में कि जिस तरह एक पुत्र संपत्ति में और हर चीज में हकदार है, उसी तरह महिला भी हकदार। कब ये संशोधन हुआ? 2005 में लागू हुआ, 2006 से लागू हुआ। जिस तरह एक पुत्र, क्योंकि ये हिंदू मैरिज है जो मुस्लिम मैरिज, एक क्या माना जाता है भारत में कि ये वैयक्तिक विधि, इसलिए हो गया तो हिंदुओं के लिए ठीक है, और लोगों के लिए जैसे है उनमें संशोधन हो या समान सिविल संहिता लागू हो जाए।
तो इसमें कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान में जो है शिक्षा, खासकर महिला सुरक्षा, इन चीजों पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता एक लड़की थी, मलाला यूसुफजई। उसको केवल पढ़ने के लिए ही तालिबानियों ने गोली मार दिया। स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती। तो वहाँ इतना कट्टरपंथ हावी है कि वहाँ शिक्षा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो भारत लेकिन वहाँ शिक्षा को कर रहा है। अब देखिए स्थिति फिर चेंज हुए हैं, तब क्या होता है वो भविष्य की बात है। वर्तमान स्थिति नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा भी, ये समाप्त हो जाए। वर्तमान में वहाँ क्या स्थिति है कि 2021 से जब अमेरिकी और नाटो की फौज वापस चली गई हैं, तो वहाँ फिर से तालिबानी शासन में फिर शासन में आ गए। और पाकिस्तान इस चीज को अपनी उपलब्धि समझता है। अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध रूप से देखें तो पाकिस्तान क्या करता है, इस चीज को अपनी उपलब्धि समझता है कि वहाँ फिर से तालिबानी शासन आ गए। क्योंकि तालिबानियों को पाकिस्तान हमेशा सहायता करता है। वो अफगानिस्तान में भी अराजकता फैलाते हैं और भारत में भी फैलाते हैं। समझ में आ रही बात ना? इसको क्या समझता है पाकिस्तान अपनी उपलब्धि। वर्तमान परिदृश्य नोट कर लीजिए, इसमें बस 2-4 लाइन देखिए। अमेरिका जो 2021 में अपने सैनिकों को वापसी का घोषणा किया था, वो किसके तहत किया था? एक दोहा में वार्ता हुई थी। दोहा कहाँ? कतर की राजधानी, वहाँ एक वार्ता हुई थी, समझौता हुआ था। उसी के तहत वो घोषणा किया था कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे। ऐसे ही नहीं, जैसे कोई काम होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो ऐसे नहीं कि हम जब तक रह चले गए, उस पर कुछ न कुछ समझौता होगा, नियम कानून से होता है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। अमेरिका 2021 में दोहा वार्ता ध्यान दीजिएगा, उसके आगे पुस्तक में 20 लिखिएगा 2020। हाँ, क्योंकि दोहा वार्ता कब हुई थी? 2020 में। दोहा वार्ता की शर्तों के अनुसार, दोहा वार्ता की शर्तों के अनुसार अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से वापस बुला लिया। शर्तों के अनुसार अपने देश के सैनिकों को पूर्ण रूप से वापस बुला लिया। पूर्ण रूप से वापस बुला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी तालिबान सरकार का, जिसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान पर कट्टरपंथी तालिबान विद्रोही भी कह सकते हैं, लेकिन वो सरकार अब बना ली है सब कुछ, तो उसको सरकार लिख सकते हैं। तालिबान सरकार का कब्जा हो गया। तालिबानी सत्ता को पाकिस्तान ने मान्यता दे दी है। तालिबानी सत्ता को पाकिस्तान ने मान्यता, जब ये हुआ तालिबानी सत्ता आई, सबसे पहले किसने मान्यता दे दिया? पाकिस्तान, उसने मान्यता दे दी। हाँ? कैसे होता है?
तालिबानियों का फिर से क्या प्रभुत्व स्थापित हो गया, कब्जा कर लिया। नहीं, दोहा वार्ता इसमें हुई थी, अफगानिस्तान से लेके उनको इसलिए लिखवा दिए क्या और दोहा वार्ता में तय हुआ था कि अमेरिका 2021 में अपने सैनिकों को बुला लेगा, वही लोग करवाए हैं ना। और ये क्या उनको प्रॉब्लम हुई है, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। वापस बुला लेगा। दोहा वार्ता हुई थी कतर में कि, और उसमें शर्त यही थी कि अमेरिका 2021 में अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से, उसमें एक शब्द यूज किया, लिखवाएं पूर्ण रूप की नहीं, हाँ, ये नहीं था कि अर्थ दिए वापस बुला। जब उनको वापस बुला लिया था अमेरिका, सैनिक जब तक थे तो वहाँ की सरकार के लिए सुरक्षा का कार्य वो सब करते थे। लेकिन इनके जाते ही धीरे धीरे क्या हुआ, तालिबान सक्रिय हो गए। उन्होंने कई प्रांतों में तो तुरंत होकर लिया, कई प्रांतों में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी थी। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सब कट्टरपंथी ही हैं। कट्टरपंथी तो बहुत थोड़ी संख्या में, किसी भी देश में कट्टरपंथी बहुत कम होती है, क्योंकि कट्टरपंथ आएगा तो सामान्य जनता को ही नुकसान होता है। इन लोगों में गृह युद्ध हुआ, लड़ाई, उसके बावजूद इनके पास, तालिबानियों के पास हथियार और चीजें थी। इन्होंने धमकी दे दिया गांव-गांव में कि आपको बाहर नहीं निकलना है, पढ़ाई नहीं करना है। यहाँ तक कि मोबाइल के यूज तक उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। एक करके वहाँ पे तालिबान सरकार स्थापित कर दी या अपना कब्जा कर ली। तो इसको सबसे पहले किसने मान्यता दिया? पाकिस्तान ने मान्यता दे दिया कि तालिबान की जो सरकार है ये वास्तविक सरकार है। और देखते जैसे संयुक्त राष्ट्र भी अभी मान्यता नहीं दिया था, अभी उस पर वो मंथन कर रहा है। भारत, अमेरिका, ये सब जितने और यूरोपीय देश हैं, इन्होंने भी मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत वो क्या कर रहा है, उसका है कि हम उनके साथ ही अगर वो स्थापित कर लिए हैं तो वार्ता जारी रखें। धीरे धीरे सबको ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उनसे जिस देश तो उनसे संबंध विच्छेद होगा। मान लीजिए वहाँ से इंग्लैंड कोई मतलब नहीं रखता तो कोई जरूरत नहीं, उसको बहुत मतलब नहीं, लेकिन भारत को तो जरूरत है। हमारे लिए तो बहुत सामरिक रूप से और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है, और उनको पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना है तो हमको अफगानिस्तान में शांति चाहिए, और हमको अफगानिस्तान को अपना, उसको अपने मित्र के रूप में बनाए रखना होगा। जैसे होता है ना कि जैसे एक हमारा दुश्मन है, अगर वो नहीं है, एक और मित्र हम बना लें वो कमजोर हो जाए, यही चीज। तो सामरिक रूप से भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए चीन का क्या उस पर रणनीति है। चीन की क्या रणनीति है? चीन जो है उसका एक, जैसे भारत वहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है, चीन जो है वो भी वहाँ पे एक बड़ा निवेशक बनना चाहता है। चीन जो है वो भी सोचता है कि हम भी बहुत चीज़ों को निवेश करेंगे और अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत अफगानिस्तान के संबंध अच्छे होने से चाइना और अमेरिका दोनों को प्रॉब्लम है। लेकिन भारत के संबंध अच्छे होने से चीन उतना वो नहीं कर पा रहा है जितना वो कर सकता है, लेकिन वो भी कई समझौते कर लिया, वहाँ रोड बना रहा है और व्यापारिक मार्गों का विकास कर रहा है। इससे उसको भी तो हेल्प मिलेगी तो लेगा, चाहे भारत से मिले चाहे चाइना से मिले। लेकिन अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति ज़्यादा है चाइना के तुलना में। अमेरिका के सैनिक थे और मतलब वहाँ किसी में थे, उसका मतलब जैसे वहाँ पे लड़ाई हुई 1996 से 2001 तक तालिबान के साथ में, उस समय अमेरिका में जब हमला हुआ था, उसके बाद और उसके पहले से भी जब वहाँ राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने जैसे इराक में भी हमला करा दिया था, सद्दाम हुसैन को किया,
इस आधार पर कि वहाँ के लोग जो हैं आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं और शांति के हाँ शांति स्थापित करने के लिए जो नाटो है क्या करता है, उसका मोटो है, नाटो का तो ये मोटो है एक सबके लिए एक, मतलब एक पर किसी हमला होगा तो माना जाएगा सबको। तो इसमें नाटो वाले भी शामिल हो गए। जैसे पश्चिमी देश जो हैं वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे, वो अपने तरफ से कुछ नहीं करते। तो एक तरह से लोग क्या किए थे अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, और आज लेकिन मेन मुद्दा किसका था, अमेरिका का था। इनका मतलब ये जब तक इनकी सेना थी तब तक वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हाँ। इसलिए वहाँ पे तालिबान का शासन। हाँ, जिसे इसलिए लोकतंत्र स्थापित हो गया कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो चीजें थी उनकी सुरक्षा हो रही थी, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था। बात समझ रही ना? जैसे लोग जाने लगे धीरे धीरे करने लगे, और ऐसे ही अचानक नहीं चलेंगे, उसको बकायदा समझौते में दोहा वार्ता हुई, उसके बाद गए। जैसे भारतीय सैनिक नहीं गए थे श्रीलंका में, जाफना में, और उनको भी जब कोई सैनिक चला जाता है तो एक बार किसी भी देश में कोई शांति के नाम पे चला जाता है, जो देश भेजता है उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, और लड़ाई तो होती रहती है। कब वो बुलाए, उनको कब बुलाए? भारत से भारतीय सैनिक श्रीलंका में मारे गए, जब बांग्लादेश गए बांग्लादेश में मारे गए। अभी भारतीय सैनिक वहाँ पर रहते हैं थे मालदीव में, वो भी समझौते के अनुसार तुरंत उनको मोदी सरकार ने ही वापस बुला लिया था पिछले साल, उनको भी वापस बुला लिया। तो खुद चाहते हैं, क्योंकि उनको तो दो स्तरों से लड़ाई लड़नी है ना, जो चले जाते हैं वहाँ उनसे लड़ाई लड़नी है, और वो जो लड़ाई होती है वो सामने से लड़ाई नहीं होती। कहीं आतंकवादी आ गए, कहीं इसी तरह बम विस्फोट से उड़ा दिए। तो जो सैनिक होते हैं, सैन्य बल, उनको भी होता है कुछ समय बाद वापस कर। कई सैनिकों ने तो वहाँ से बाद में इतने दिन रह लिए कि वो हर परिवार अपने नहीं गए थे, जाने की मांग करने लगे। कई मानसिक रूप से पीड़ित हो गए। जो अमेरिका के सैनिक हुए, एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया। कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान में। तो उसमें अमेरिका की एक नेवी जो है उसके कमांडो, उसका नाम सील है। सील जैसे हमारे यहाँ नेवी है, तो वहाँ की जो नेवी है उसमें सील कमांडो होते हैं। उसके कमांडो जाके बहुत ही सटीक ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। पाकिस्तान में था वो छिपा, और ये किसी को पता नहीं लगा। जब मारा गया तब पता लगा, 2011 की बात है, 10-11। और इतना वो था कि उस समय बराक ओबामा नाम, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो पूरा लाइव देख रहे थे कि हमारे सैनिक जा रहे हैं और ये हो रहा। तो उसमें जो सैनिक था मेन, एक और सैनिक, उसने भी आत्महत्या कर लिया। इतना दिन तक पड़े रहे सब, इस उनका भी मनोबल टूटने लगता है। तो चेंजेस किया जाता है, लेकिन बहुत सैनिक वहाँ जाने तैयार न हो गए। इसलिए अमेरिका और नाटो के सैनिकों ने भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ये मान के बुलाया, वहाँ ये हुआ, अफगानिस्तान के लोगों ने मांग की कुछ दिन और रोका जाए, लेकिन ये जो इनका मानना था कि यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। और अफगानिस्तान हमेशा क्या है बताया मैं शुरू से, शीत युद्ध के समय से ही वह युद्ध का स्तर बना हुआ है। एक तरह से कहा जाए कि अमेरिकियों की हार ही है, छोड़ के चले गए। उसके पहले इसी तरह रूस, सोवियत संघ के सैनिक रहते थे वहाँ। जब लड़ाकों से और कट्टरपंथियों से लड़ना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन होता है। इराक में अमेरिकी सैनिक गए, वहाँ के तानाशाही शासक थे सद्दाम हुसैन, उनको उन्होंने मार दिया, पकड़ने के बाद फांसी दे दिया था। फिर वहाँ उसको छोड़ के चले गए, जो भी हुआ तहस नहस कर दिए पूरे इराक को, वो भी उसको छोड़ के उसकी चले गए। अमेरिका की इसीलिए आलोचना होती है कि वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दादागिरी दिखाना चाहता है। इराक वाले मामले में उसकी बहुत आलोचना हुई थी।
अब भारत का क्या मानना रहता है, भारत की कैसी राजनीति, गुटनिरपेक्षता। वो किस तरह की सैनिक कार्रवाई को समर्थन नहीं देता भारत। अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी ना, तो भारत इसमें शांत था, न इजराइल की तरफ था न फिलिस्तीन। तो वो क्या चाहता था कि शांति से मानता, क्योंकि जब गुटनिरपेक्षता सम्मेलन हुआ था तो वहाँ एक नेता थे यासीर अराफात फिलिस्तीन के, आप लोग पढ़िएगा और दूध पढ़िएगा, वो भी उसमें शामिल है कि हम लोग गुटनिरपेक्ष रहे। अभी क्या मुल्क रहा है बताइए। तालिबानी सत्ता को पाकिस्तान में मान्यता, हाँ, पाकिस्तान ने मान्यता दे दी। देखिए अब एक वर्तमान स्थिति है, चीन जो है वह क्या करना चाहता है, वही करना चाहता है विकास, लेकिन कर भी रहा है, रोड और इस क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन भारत की मौजूदगी ज्यादा है, क्योंकि भारत वहाँ लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गया भारत अफगानिस्तान संबंध। देखिए जब ये सब सैनिक चले गए थे, बंद कर दिए, हो गया। अभी आप